मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। मुंबई में 19 जून 1966 को शिवसेना का गठन हुआ था। तब से लेकर ये पार्टी ठाकरे परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही। बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना सत्ता के शिखर तक पहुंची। सत्ता तो उद्धव ठाकरे के वक्त भी मिली, लेकिन जितनी अरब सागर से उठने वाली ज्वार भाटा की लहरों ने उथल पुथल नहीं मचाई, उससे कहीं ज्यादा महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों उथल पुथल है। शिवसेना का नाम और पार्टी का सिंबल ठाकरे परिवार से छिन गया है। अब शिवसेना की कमान एकनाथ शिंदे के पास है और यही बदलाव उद्धव खेमे को चुभ रहे हैं। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने की तैयारी है, लेकिन शिंदे गुट भी पीछे हटने को तैयार नहीं। इस बीच उद्धव के सिपह सलाहकार संजय राउत ने संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि ये पूरी डील 2000 करोड़ में हुई है। अब सवाल यह है कि क्या संजय राउत के आरोप सही हैं? क्या बिना सिंबल और शिवसेना नाम के उद्धव की सियासत महाराष्ट्र में चल सकेगी? क्या बीजेपी ने शिंदे के कंधे पर बंदूक रखकर उद्धव खेमे को निपटा दिया? क्या उद्धव की सियासत की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है? सवाल तो यह भी है कि आखिर चुनाव आयोग के फैसले को शक की निगाह से क्यों देख रहे हैं उद्धव ठाकरे? सवालों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ना पार्टी का नाम बचा और ना ही पार्टी का निशान। एक झटके में छिन गई दशकों की विरासत। चुनाव आयोग के फैसले से ठाकरे परिवार की छिन गई शिवसेना वाली सियासत। जख्म इतना गहरा लगा है कि उद्धव ठाकरे के लिए ना उगलते बन रहा है ना निगलते। कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन देखने होंगे, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा चला कि जिस जमीन पर ठाकरे परिवार की सियासत टिकी थी वही खिसक गई। लिहाजा अब उद्धव गुट चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। अदालत से लेकर सड़क तक आर पार की लड़ाई की तैयारी कर रहा है। इस बीच संजय राउत ने चुनाव चिन्ह को लेकर पैसे की डील का बड़ा आरोप लगाया है। इशारों में इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया गया है। न्याय नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो एक व्यवहार और व्यापार हो गया, खरीद लिया गया और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाज है, जिसे आप एफआईआर कहते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दिस इज एफआईआर, ये मेरा एफआईआर है। ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय 2000 करोड़ का व्यवहार अब तक हो चुका है 6 महीनों में, सिर्फ चिन्ह और। उद्धव गुट की खलबली को बीजेपी ने अपने बयान से और बढ़ा दिया है। पुणे में शनिवार को अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर करारा हमला बोला। चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। कल ही सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जिनके साथ उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की सत्ता में करीब 2.5 साल तक मलाई खाई, उन्होंने भी आज साथ छोड़ दिया है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार धनुष बाण के विवाद पर बोलने से भी कन्नी काट रहे हैं। एकदा त्यांचं निकाल लागल्यावर त्याच्यात चर्चा काही करता येत नाही, तो ॲक्सेप्ट करायचं, नवीन चिन्ह घ्यायचं, त्याचा काही फार परिणाम होत नसतो। मला आठवत आहे की काँग्रेसमध्ये एकदा इंदिरा गांधी आणि हा वाद झाला, त्यावेळी काँग्रेसची वैधवी खून असायची, ती गेली, काँग्रेसने हात घेतला। यानी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में सियासत का ये खेल कई मोड़ लेने वाला है। जमकर सियासत होने वाली है, जिसकी झलक इन दिनों देखने को मिल रही है। भला चुनाव आयोग की इतनी हिम्मत गृह मंत्री जी कि आपके मनचाहे निर्णय को न दे सके? भला चुनाव आयोग की इतनी हिम्मत कि आपकी बात को ठुकरा सके? आपके जो मन में इच्छा रही है वही चुनाव आयोग ने निर्णय दिया है। ये तो ताली बजाने वाला काम है, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था केवल कागज पर है। शिवसेना का नाम और धनुष्य बाण निशान के लिए रुपए 2000 करोड़ का सौदा हुआ। मुझे आशा है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत कोर्ट में, न्यायालय में जो याचिका करेंगे
उद्धव गुट को भले ही एनसीपी से साथ नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस जरूर सवाल उठा रही है। वहीं बीजेपी नेता फैसले को कानून के हिसाब से सही बता रहे हैं। अमित शाह जी, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ है, सारे दूध का पानी कर दिया। दूध तो छोड़ा ही नहीं है। आपके इलेक्शन कमीशन ने दूध को पानी बना दिया है और इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी ऑनेस्टी पे सवालिया निशान लगा दिया है। कांग्रेस इस देश का क्षति किया, ये बात बाला साहेब जी ने बार बार बताते थे, और उद्धव ठाकरे उसी कांग्रेस का साथ जाके मिले। तो बाला साहेब ठाकरे का तो अपमान उद्धव ठाकरे ने किया। सियासी लड़ाई में उद्धव गुट को पटकनी देने के बाद शिंदे गुट ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए कैविएट दाखिल कर दी है। इन हमलों और बयानबाजियों के बीच उद्धव बनाम शिंदे अब शीर्ष अदालत में सुप्रीम लड़ाई है, जिससे पहले महाराष्ट्र की सियासत जबरदस्त तरीके से गरमाई है। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। तो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ आपका जल्दी से करा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। थोड़ी देर में राम कदम जी होंगे हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, और राहुल ओंधे इस वक्त प्रवक्ता शिंदे गुट के, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद दुबे नेता उद्धव गुट के हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी के हैं, वो हमारे साथ हैं। और देश दीपक वर्मा पूर्व महासचिव है राज्यसभा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत मैं आनंद दुबे आपसे करना चाह रही हूं, और सबसे सीधा और सरल सवाल सब मैं आपके सामने रखती हूं। चुनाव आयोग पर भरोसा है कि नहीं है आपके गुट को? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं। आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। अब मैं से एक और सवाल पूछ लूं सर इसके साथ? पूछिए पूछिए। ठीक है, आपको इस पर भरोसा नहीं है। भरोसा ना होने की वजह तो लगातार बयानों में हम सुन ही रहे हैं, उसको अगर आप और स्पष्ट करना चाहेंगे तो आगे और स्पष्ट कीजिएगा। लेकिन अगर आपको चुनाव आयोग, ठीक है, अगर आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो आपको यह भी पता होगा कि महाराष्ट्र में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो वो चुनाव कौन कराएगा? चुनाव हमेशा जनता करवाती है। चुनाव आयोग अगर चुनाव कराएगा, ये पहले तो ये बताइए ना, वो तो वोट करते हैं, जनता वोट करती है, चुनाव आयोग के ही जिम्मे है ना चुनाव कराना। तो अगर आपको उस संस्था पर भरोसा नहीं है, जो आपका सवाल भ्रमित करने वाला है। आपके कथनी के अनुसार तो पूरे चुनाव आयोग को ही रद्द कर देना चाहिए, चुनाव ही नहीं होने चाहिए। हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है, और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कहा है कि जब तक वो निर्णय नहीं आता आप कोई फैसला नहीं कीजिएगा, लेकिन उन्होंने आनंद फानन में हमारे खिलाफ जाकर फैसला दिया। पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है, कौन से दबाव यंत्र में उलझे हुए हैं चुनाव आयुक्त, जिन्होंने हमारी पार्टी को ही हमसे दूर कर दिया। ठीक है, कुछ लोग हमसे नाराज होकर जा सकते हैं, लेकिन पार्टी उनकी है, ये तो असंभव है। अब जनता आपस में बातें कर रही है कि नहीं भाई, पार्टी तो उद्धव ठाकरे जी के साथ है। कुछ एमपी एमएलए जरूर गए हैं, हम आज भी मानते हैं कि एमपी एमएलए ही पार्टी नहीं होती। नहीं, ठीक है सर, ये सारी बातें ये दूसरी पंक्ति में आए हुए जवाब हो गए। फिर मैं आपको जरा पहली पंक्ति पर लिए चलती हूँ। मेरा सीधा सा सवाल था, आपसे मैंने पूछा चुनाव आयोग पर आपको भरोसा है, आपने कहा नहीं है। आपने बहुत स्पष्ट किया, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने आपसे जब दूसरा सवाल कहा तो आप कह रहे हैं मैं भ्रमित कर रही हूँ। आप कह रहे हैं ये कि चुनाव आयोग को ही रद्द कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए। अगर आपको भरोसा ही नहीं है तो आपको आने वाले चुनाव में कैसे भरोसा होगा? कोई और पार्टी जीत गई तो आपको कैसे भरोसा होगा? आपको तो लगेगा जीते तो हम ही थे। इसका मतलब आपको भरोसा है कि चुनाव आयोग ने जो किया है सही किया है, आप ऐसा मानती हैं? अगर आप ऐसा सर, कोर्ट को भी चुनाव आयोग को भी स्वतंत्र ये संस्थान है सर। मैं आपसे भी ये समझना चाह रही हूँ, मैं किस पर भरोसा कर रही हूँ नहीं कर रही, इन पर सबको पूरे देश को भरोसा होना चाहिए सर। अगर ये भरोसा ही उठ गया तो देश कैसे चलेगा सर? नहीं, जैसे ईडी और सीबीआई पर लोगों को भरोसा है कि ये स्वतंत्र संस्था नहीं है, वैसे अब चुनाव आयोग पे भी हो रहा है। आप बात को समझिए, इतना बड़ा लोकतंत्र पे प्रहार हुआ है। अच्छा। आपको दिखाई नहीं दे रहा? आप अभी भी इस भ्रम में है कि चुनाव आयोग बहुत ही सुंदर काम कर रहा है। अमित शाह जी कह रहे हैं महाराष्ट्र में कि हमारे मन की चुनाव आयोग ने किया। कैसे हिम्मत करेगा चुनाव आयोग आपके मन की नहीं करने की? इतनी हिम्मत कहां से जुटाएगा चुनाव आयोग? जिस चुनाव आयोग के आयुक्त पर ही प्रश्न चिन्ह लगे हों, वो चुनाव आयोग से हम क्या उम्मीद करें?
ठीक है। और आप बोल रही हैं कि चुनाव आयोग कल से चुनाव न करे, आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग पारदर्शिता रहे, चुनाव आयोग सच्चाई का बढ़िया साथ चीज दे, सीखी हमसे है। बहस कराए। पहले हुआ करता था कि आप लोग इल्जाम ये लगाते थे कि एंकर आपके यानी प्रवक्ता हैं, उनके मुंह में अपने शब्दों को रखना चाहते हैं। अब आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने शब्दों को मेरे शब्द बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझ आ रहा है। ठीक है सर, मैं जरा और चर्चा में सबको शामिल कर लूं, फिर आ रही हूं। सर राम कदम जी, ये बहुत गंभीर आरोपों लगा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है और उस दबाव की वजह से ये फैसले उनको वो कर रहे हैं और एक तरीके से गला घोटने का काम कर रही है बीजेपी। निवेदन केवल मात्र इतना ही है, थोड़ा सा समय दें, क्योंकि इन्होंने भटकाने वाली बातें, गुमराह करने वाली बातें और झूठ बातें, असत्य की कुछ यहां पर बयानबाजी की है। सबसे मुद्दा क्रमांक 1, जब वे सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चुनाव आयोग के पास जाइए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद ये चुनाव आयोग के पास आए हैं। यहां पर इसके पूर्व बोलते समय ये पूर्णतः झूठ बोले। नंबर 2, चुनाव आयोग जब भी कोई सिंबल देता है, नाम देता है, क्या आधार पर देता है? कितने मतदाताओं ने आपको चुना। अब मतदाताओं ने जिनको चुना वो लगभग 90% लोग श्रीमान एकनाथ शिंदे जी के साथ है। तो सुनने वाले दर्शक बताए कि चुनाव आयोग क्या फैसला करे, उन मतदाताओं के हित में फैसला करे, या उद्धव ठाकरे अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, पिताजी ने बनाया करके बेटे को प्रॉपर्टी जायदाद जा सकती है, पर विचारधारा तो लोगों की होती है ना। कल के डेट में किसी ने कहा कि महाराणा प्रताप सिंह किसी एक घर की जायदाद है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज क्या एक घर तक सीमित हो सकते? नहीं हो सकते। उसी प्रकार से स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा ये एक घर से सीमित नहीं हो सकती। और दूसरी बात, जब चुनाव आयोग हो, ईवीएम हो या कोई और हो, जब इनके पक्ष में फैसले आते हैं तो सब कुछ पारदर्शी। इनका न्याय व्यवस्था पर इनका विश्वास, इनका चुनाव आयोग पर विश्वास, पर फैसले इनके विरोध में आते हैं तब तुरंत जेब में से दूसरी चिट्ठी निकालते हैं और आरोप मनगढ़ंत करना शुरू करते हैं। ठीक है राम कदम, ये कैसी दोगली राजनीति समझाइए जो ये बार-बार इनकी तरफ से कहा भी जा रहा है। केवल मात्र 10 सेकंड, केवल मात्र 10 सेकंड, जल्दी से कंप्लीट कीजिए सर। केवल मात्र 10 सेकंड। इतिहास के पन्ने पलटने के बाद भी एक उदाहरण बताइएगा पूरे देश में कि कोई कैबिनेट मंत्री सत्ता होते हुए छोड़ के चला गया। जाता है कोई नहीं जाता है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होने के बाद भी उनका कैबिनेट मंत्री तक उनके साथ नहीं रुका। इस बात का चिंतन मंथन करोगे या अभी भी आरोप प्रत्यारोप करोगे? कैसी बचकानी बातें कर रहे हो। जो मतदाता है वो भारी मात्रा में 90% मतदाता चुने हुए लोक प्रतिनिधि अगर उद्धव गुट, एक सेकंड राम कदम जी, स्वाभाविक रूप से सिंबल और नाम उद्धव गुट जो है वो ये पूछ रहा है, उनका ये कहना है कि जो जीत कर आए हैं केवल वही नहीं, पूरा संगठन उनके साथ है, एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है, उनका मत भी तो लिया जाना चाहिए। सिर्फ उनके हिसाब से तय हो जाएगा कि पार्टी किसकी, नाम किसका, निशान किसका, बाकियों का क्या? जो एक एक अलग अलग जगहों पर शाखाएं चल रही हैं, जो समर्थन की बात करते हैं आनंद जी और उनका चुनाव आयोग तुम्हारे पास कितने कार्यकर्ताओं की संख्या है इस आधार पर सिंबल नहीं देता। चुनाव आयोग तुम्हारे कितने बाशिंदे चुनकर आए हैं, उनको कितना वोटिंग मिला है, कितने मतदाता उनके साथ है, उसके आंकड़े गिने जाते हैं। इतना तो कम से कम अध्ययन करके आते हैं उद्धव गुट के नेता। ठीक है आनंद, वे स्वयं पत्रकार है, पर यहाँ पे झूठ बातें बोलना उनकी राजनीतिक आवश्यकता है। कि फर्ज कीजिए किसी पार्टी में 4 एमएलए आए हैं और चारों चुन के आए हैं उसी पार्टी के नाम और सिंबल पे, कल वो पार्टी से बाहर निकल जाए और कहे पार्टी ही हमारी है क्योंकि हमको जनता ने वोट दिया है। ऐसा कभी होता है अर्पिता जी? मैं आपसे पूछता हूँ राम भाई, जब बताइए आज देश की जनता को कि ऐसा कभी होता है? जवाब सुन लीजिए आनंद भाई। एक सेकेंड, आपने जो एग्जाम्पल दिया वो आपने 4 का दिया, लेकिन संख्या तो यहाँ 4 नहीं है ना सर, एक शून्य लगाना भूल गए आप पीछे।
ठीक है, चलिए 40 आदमी निकल गए, किसी पार्टी से 40 एमएलए निकल गए, तो क्या पार्टी उनकी आपके पास कितने बच्चे वो भी बता दीजिए ना। और 13 सांसद ना 13 सांसद जोड़िए, 13 सांसद जोड़िए, एक सांसद का चुनावी क्षेत्र 20 लाख मतदाताओं का है। ठीक है, 13 सांसद, एक सांसद का इलाका 20 लाख मतदाताओं का है। ठीक है, एक सेकेंड मैं जरा चर्चा में सबको शामिल कर लूं। राहुल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल जी आप अपनी प्रतिक्रिया दे लीजिए। ठीक है रामकदम जी, एक एक करके अपनी अपनी बारी में। सर प्लीज आनंद जी आपसे भी रिक्वेस्ट, आप अपनी अपनी बारी में अपनी पूरी बात रखिए, जरा मैं और भी मेहमान है उनको चर्चा में शामिल कर लूं। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं और फिर ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी और देश दीपक वर्मा जी। राहुल जी। हेलो राहुल जी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ मैं ये बात कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि मैं छोटा सा करेक्शन करना चाहता हूँ कि मैं शिंदे गुट का प्रवक्ता इस हैसियत से यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। मैं जो अधिकृत शिवसेना पार्टी है उस शिवसेना पार्टी का प्रवक्ता करके यहाँ पे मैं बैठा हूँ। शिंदे गुट वगैरह वो परसों वो जो गुट था वो गुट नहीं था, आज शिवसेना पार्टी के हैसियत से प्रवक्ता करके मैं अधिकृत प्रवक्ता, अभी दुबे जी कौन से पार्टी के प्रवक्ता मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं शिवसेना का प्रवक्ता करके यहाँ पे मैं बैठा हूँ। ये पहला छोटा सा करेक्शन यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आनंद दुबे जी रहने दो या उद्धव ठाकरे जी रहने दो, संजय राउत जी रहने दो, इस देश के संविधान ने जो जो प्रावधान निर्माण किए, जो जो साहित्य संस्था निर्माण की है, उसी का अवमान अपमान करने का काम अभी उद्धव ठाकरे जी या आनंद दुबे जी रहने दो या संजय राउत जी रहने दो ये करने लगे हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। अगर राम कदम जी यही कह रहे हैं कि दूसरे जो लोग यही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने जो डिसीजन दिया है तो लोकतंत्र के माध्यम से आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने की आपको मोहलत है, आपको उन्होंने दरवाजे खुले करके रखे लोकतंत्र ने। लेकिन चुनाव आयोग बिक गया है, चुनाव आयोग ने ऐसा ऐसा डिसीजन दिया है, ऐसा ऐसा फैसला पैसे लेकर दिया है, 2000 करोड़ लिए। मतलब एक बात, ये बात मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन ये सटिया गए हैं। देश के सबसे बड़े स्वायत्त संस्था पे जो किसी की नहीं रहती है वो पूरा अधिकार अपना स्वायत्त काम करते, लेकिन ऐसे आयोग पे जब ऐसा धोखाधड़ी का आरोप संजय राउत या उनके जो प्रवक्ता करते हैं ये सबसे बड़ा अवमान है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आनंद दुबे जी बहुत यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन उनको मैं कहना चाहता हूं कि जो चुनाव आयोग ने 78 पन्नों का जो जजमेंट दिया है, कम से कम वो पढ़ के तो यहाँ पे बैठे चर्चा में। ये जजमेंट पढ़ते नहीं लेकिन सामना पढ़ के यहाँ पे आते हैं। सामने में कौन सी भाषा रहती है, सामने में आरोपी रहते हैं। ये सामना पढ़ के अगर चर्चा में आने के बजाय ये जजमेंट की कॉपी 78 पन्नों की पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि निर्वाचन आयोग ने, एकनाथ शिंदे साहब ने जो दलीलें रखी उनके ऊपर जो डिसीजन क्यों दिया है, ये डिसीजन कैसे मतलब पारदर्शक है, ये 78 पन्नों का जजमेंट पढ़ के दुबे साहब बता सकते हैं। लेकिन वो जजमेंट पढ़ते नहीं, खाली सामना का अग्रलेख पढ़ते हैं। संजय राउत उद्धव ठाकरे क्या लिखते हैं पढ़ के ये प्रवक्ता यहाँ पे आते हैं। ये उनको मुझे एक सलाह देने की, सामना मत पढ़िए, जरा 78 पन्नों का जजमेंट यहाँ पे पढ़िए। और पिछले 2.5 साल से ठीक है राहुल जी, जरा रोक रही हूँ आपको क्योंकि मैं देश दीपक वर्मा जी से भी थोड़ा सा समझना चाहती हूँ। सर आप इसको थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझा पाए शायद, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो बात कही है, चुनाव आयोग ने कहा है कि शिवसेना के मूल संविधान में अलोकतांत्रिक तरीके को गुपचुप तरीके से वापस लाया गया, जिससे पार्टी निजी जागीर जैसी हो गई। इन तरीकों को चुनाव आयोग 1999 में नामंजूर कर चुका है। सर जरा इस लाइन को समझाइए, इससे जुड़ी और जो तथ्यात्मक चीजें हैं जरा उसको समझाइए, जिससे समझ में आए कि चुनाव आयोग ने जो तथ्य रखकर यह फैसला किया है वो फैसला किस तरीके का देखा जाए इसको। सर आप म्यूट हैं, शायद अनम्यूट कर लीजिए। ये जो प्रश्न आपने पूछा है मैं इस पे आता हूं, बट इसके आने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मामले में इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शन था। सादिक अली के केस में ये कहा गया कि 3 क्राइटेरिया हैं, एक एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, एक एम्स ऑफ द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन और फाइनल उन्होंने कहा टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी। पार्टी ने जो अमेंडमेंट किया 2018 में, वो पहली बात तो वो अमेंडमेंट आपने इलेक्शन कमीशन के सामने फाइल ही नहीं किया। दूसरा जो आपने जो अमेंडमेंट फाइल किए वो अमेंडमेंट जो पूर्व में 1999 में जो इलेक्शन कमीशन ने जो डायरेक्शन दिए थे उसका पालन नहीं किया गया।
तो इलेक्शन कमीशन के पास शायद कोई ऑप्शन नहीं रहा कि वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देख करके या पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन निर्णय ले कर सकें, इसलिए वो मजबूरी में गए फिर इस निर्णय पे कि हम टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी करेंगे। और टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी के जो फैक्ट्स हैं वो बहुत क्लियर हैं। टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी में 40 ऑफ द 55 MLAs आर अगर एक गुट के साथ है, शिंदे ग्रुप के साथ हैं, जो कि उन्होंने कैलकुलेट करके अपने आंकड़े में लिखा है कि वो 76% ऑफ द वोट्स होते हैं और 18 MPs में से 13 MPs अगर उनके साथ हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि उन्होंने ये जो निर्णय दिया है कि हम टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी के बेसिस पे देंगे, वो निर्णय उचित प्रतीत होता है। बट दोनों पक्षों को अगर इसमें कोई मतलब आप आपत्ति ये है, कह रहे हैं कि नियमता ये सही फैसला है, नियम के हिसाब से ही फैसला लिया गया है, क्योंकि संख्या के हिसाब से देखें तो शिंदे गुट के पास ज्यादा है। लेकिन सर मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ, क्या ऐसा कोई नियम है या क्या इससे पहले जो कभी फैसले आए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, क्या ऐसा हुआ है दो गुट अगर किसी एक चीज को लेकर, एक पार्टी चिन्ह को लेकर आमने सामने हो तो फ्रीज करके, जैसा कि 8 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने पहले तो यही किया, फ्रीज कर दिया था, आज कल ये फैसला आया, क्या फ्रीज करके दोनों को अलग अलग चिन्ह या अलग अलग पार्टी चुनने का अधिकार देती है, या वो और मेरिट के आधार पर देखती है कि नहीं क्या फैसला हो सकता है? विवाद होने पर अलग अलग दे देते हैं या विवाद के बाद देखा जाता है कि कहां कैसे बन रहा है और उसके बाद वो फैसला होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप विवाद, एक आदमी अगर खड़ा हो जाए और कहे किसी पार्टी से कि अब मेरा विवाद है, तो अब आप ये इलेक्शन कमीशन के ये जो अलॉटमेंट किए गए हैं नाम के और सिंबल के, इसको खत्म कर दिया जाए, ये तो संभव नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने इंटरिम निर्णय दिया था कि दोनों पार्टियां इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी। एक बार इंटरिम निर्णय देने के बाद एक कभी न कभी तो अंतिम निर्णय लेंगे वो, तो उन्होंने अंतिम निर्णय लिया और अंतिम निर्णय में जो तर्क दिए हैं उन्होंने, उस तर्क को नकारा नहीं जा सकता। और वो तर्क यही है कि चूंकि आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, मैंडेट हमारे जो इलेक्शन कमीशन के जो पूर्व निर्धारित मैंडेट्स हैं, निर्देश हैं, उनके अनुसार नहीं है, इसलिए हमने टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी किया। और टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी में आंकड़े बहुत क्लियर कट हैं और इसलिए उन्होंने ये निर्णय दिया है मेरे विचार से। ठीक है, जरा मैं इस पर ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ, उसके बाद आनंद जी कई सवाल इस पर जवाब दीजिएगा जरूर से। ब्रजमोहन जी। अर्पिता जी, आपने बहुत गंभीर विषय के ऊपर आज चर्चा रखी है, जो वाकई देश के लोकतंत्र के लिए और राजनीतिक दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अपने आलेख में आदरणीय शरद पवार जी के बारे में इस प्रकार से कहा, पन्नी काट कर। आदरणीय शरद पवार जी बहुत ही व्यवहारिक राजनेता हैं और वो इस बात को समझते हैं कि इस समय लोकतांत्रिक संस्थाओं पे किस प्रकार का दबाव है, उसको ध्यान में रखकर उन्होंने ये सलाह दी है कि अब जो चुनाव चिन्ह हमारे पास शिवसेना के पास है, उस पर शिवसेना को जमीन को उतर के काम करना चाहिए। ये तो एक पक्ष है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो चुनाव आयोग के मामले में जो बात चल रही है, जिसको भी आदरणीय वर्मा जी ने भी कहा, सादिक अली के केस का उन्होंने हवाला दिया, तो बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन विवाद इसलिए शुरू हो गया है कि एक फैसला 78 पेज का आया है और बिल्कुल वैसा ही एक मामले में एक फैसला 2 पेज का आया है। ये 2 पेज का फैसला है बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के लिए और 78 पेज का फैसला शिवसेना के लिए महाराष्ट्र। आपको जान के बड़ा, देश को जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि इन दोनों आवेदन 5 दिन के अंतराल से चुनाव आयोग में पेश किए गए। आप देखिए कि चुनाव आयोग को बिल्कुल एक रूपता है दोनों में, लोक जनशक्ति में भी और शिवसेना के मामले में भी। लेकिन शिवसेना के लिए तो उन्होंने अंतिम आदेश जारी करके 78 पेज में, और लोक जनशक्ति के लिए उन्होंने अंतिम आदेश किया हुआ। मुद्दा ये उठा है कि आखिर चुनाव आयोग ने इस प्रकार की निष्पक्षता का परिचय क्यों नहीं दिया? देखिए, देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनकी भूमिका एक रेफरी या एक मॉनिटर की तरह होती है, जिससे कि सारे लोगों को एक समान मैदान पे खेलने का मौका मिले। अगर यही स्थिति लोक जनशक्ति की थी, वहां पर भी उनको कोई अंतिम आदेश देना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने जो पिक एंड चूज किया है, इसके कारण ये मुद्दा चर्चा पे आया है। लेकिन मैं दूसरी बात और भी कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग के किसी भी आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में है, इसका उपयोग करना चाहिए, वहां पर फैसला हो जाएगा। इस पे हम अपने स्तर पर हम चुनाव आयोग के मामले में कोई बात कहें तो मुझे लगता है कि शायद ये
ठीक नहीं होगा, क्योंकि जितनी इस देश की राजनीतिक संस्थाएं हैं इन सबों का वजूद तो चुनाव आयोग से ही है, वही पंजीयन करते हैं। तो हम लोगों को भी उन पे उंगली उठाने में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो तो हमारी मात्र संस्था है जहाँ से कि हम लोगों को रिकॉग्नाइजेशन मिला है राजनीतिक दल के रूप में। तो मैं सोचता हूँ कि अभी शिवसेना को आगे बढ़ना चाहिए और शिवसेना वो सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। मुझे लगता है ठीक है, मैं जरा देश दीपक वर्मा जी से थोड़ा सा सर इसको भी समझ लूं। जैसा वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई लोक जनशक्ति पार्टी के मामले में अलग फैसला आता है, इस पूरे मामले में अलग फैसला आ जाता है। क्या आप भी ये देखते हैं? इसकी बारीकी को कैसे समझा पाएंगे? देखिए, ये तो सारे केसेस के मेरिट्स पे डिपेंड करता है, किस केस के मेरिट्स कैसे हैं, उस केस के मेरिट्स कैसे हैं। मैंने इस केस के मेरिट्स को देखा है और मैं समझता हूँ कि इस केस के मेरिट्स इतने ऑब्वियस हैं, इतने क्लियर हैं कि इसलिए इस निर्णय पे कोई संदेह करना शायद उचित नहीं होगा। अब अगर ये प्रश्न उठाए कोई कि आपने उसमें छोटे जजमेंट क्यों दिया और इसमें 78 पेज का जजमेंट क्यों दिया, तो इसका उत्तर तो इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। बट जो फैक्ट्स हैं उसके, उन फैक्ट्स के बेसिस पे इस निर्णय में मुझे कोई कमी नजर नहीं आती और मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई और निर्णय था। ठीक है, बृजमोहन जी क्या जल्दी से अपनी बात रखिए। बात को पूरी तौर से नकारता हूँ, ये एक पक्षी बात कर रहे हैं। जब इन्होंने दूसरा फैसला देखा ही नहीं तो इस पर इनको कहने का अधिकार भी नहीं है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जब भी कोई राजनीतिक दल का गठन होता है चुनाव आयोग में, तो उसमें जितने लोग होते हैं वो साधारण तरह से होते हैं। ना उस समय कोई एमएलए होता है, ना कोई एमपी होता है। वो लोग मिलकर अपनी संस्था का गठन करते हैं, उस गठन के आधार पर फिर फैसला होता है। आज अगर उन संस्था, वो जो पार्टी है, देखिए लोकतंत्र की कितनी गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। अगर कुछ लोग ये तय कर लें कि उनको किसी एक पार्टी के ऊपर कब्जा करना है, तो चुनिंदा जो जनप्रतिनिधि हैं वो मिलकर सारे नेतृत्व को, सारे कार्यकर्ताओं को, सारी पूरी की पूरी पार्टी को नकारते हुए किसी भी पार्टी का आधिपत्य अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसी व्यवस्था है? इसकी पर चर्चा होनी चाहिए। मैं सोचता हूँ ये जो फैसला लिया है चुनाव आयोग ने, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होना चाहिए। और अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर कोई फैसला नहीं दिया तो आने वाले दिनों में हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं, हमारी जो राजनीतिक दल है, ये हमेशा ये खतरे में रहेंगे, क्योंकि चुनिंदा लोग मिलकर तय कर सकते हैं। जो निर्वाचित, मतलब वो ये कहते हैं कि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है सिर्फ वही किसी पार्टी के मालिक हो सकते हैं, जब उन्हीं का निर्णय अंतिम होगा। कार्यकर्ताओं का क्या होगा? पूरी पार्टी के स्ट्रक्चर का क्या होगा? जिन लोगों ने पार्टी का गठन किया था उस समय तो ना वो एमएलए थे ना एमपी थे। ठीक है सर, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे जल्दी से पूछ के आनंद जी के पास जाना चाह रही हूँ। वही सवाल जो मैंने आनंद जी से पूछा, क्या होगा? फैसला गलत या सही हो सकता है किसी भी संगठन का, किसी भी आयोग का, लेकिन आपको चुनाव आयोग पर भरोसा है कि नहीं? आपकी पार्टी को भरोसा है कि नहीं? आपने मुझसे पूछा जी। हाँ, बिल्कुल। हम लोगों को, हमें देश की हर संवैधानिक संस्थाओं पे भरपूर भरोसा है, लेकिन अगर कहीं पक्षपात होता है तो उंगली उठाने का अधिकार भी तो हम ही को है। हमारे ही तो सांसद है, हमारे ही तो विधायक है जिन्होंने पार्लियामेंट को, विधानसभा में बैठ कर संस्थाओं का निर्माण किया है। हाँ। क्या हम उंगली भी नहीं उठा सकते? हम सचेत नहीं कर सकते उनको? इसका ये मतलब नहीं है कि उन पर हम अविश्वास कर रहे हैं। जगाने का काम भी तो हमको करना पड़ेगा। ठीक है आनंद जी, इस पर मैं, क्योंकि देश दीपक वर्मा जी को आपने सुना होगा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मेजॉरिटी, टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी के आधार पर ये चुनाव आयोग ने जो फैसला किया है वो सही दिख रहा है। लेकिन इस फैसले के आते ही जो आपके हक में ना हो और ये कह देना कि चुनाव आयोग पर ही भरोसा नहीं है, आपको लगता है ये ठीक है? क्योंकि आपके पास अभी विकल्प है, आप जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उससे पहले इस तरीके की बयानबाजी आपको नहीं लगता कि राजनीति को और निचले स्तर पर ले जा रही है? देखिए, हो सकता है कि चुनाव आयोग ने इतिहास में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हों, बहुत अच्छे अच्छे फैसले लिए हों, बहुत मनमोहक काम किया हो, लेकिन वर्तमान में यदि वो कोई अपराध टाइप फैसला दे रहे हैं जिससे किसी की भावना में ठेस पहुंचाई जा रही है, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा रहे हैं, किसी की पार्टी पे कब्जा कर रहे हैं, तो क्या करें? हम उनकी आरती उतारें? उन पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएं? मैं आपसे पूछता हूं, क्या करें? हम घर बैठ जाएं? हम जनता में जाकर सर मुझे आप ये बताइए ना, सर ये बताइए ना, शिंदे गुट के पास 40 हैं कि नहीं है? आपके पास 15 थे कि नहीं थे? इसमें अपराध कहां से हो गया, मुझे समझाइए। एक कोई फैसला अगर इस आधार पर लिया जा रहा है कि शिंदे गुट के पास ज्यादा संख्या है और उन्हें दे दिया जाए पार्टी, क्योंकि ये जिस तरीके से अमेंडमेंट फाइल नहीं किया, आपकी पार्टी में भी कहीं ना कहीं चूक रह गया। पहली चूक तो यहीं से देखिए कि आपके 40 चले गए सर महाराज। अर्पिता जी, और आप ये कह दें फैसले को अपराध कहना आपको लगता है सही है? मैं कहता हूं कि 40 की जगह 50 भी चले जाए तो क्या पार्टी के मालिक हो जाते हैं?
आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि पार्टी तो कौन है? एक पार्टी का मालिक क्या है सर? आप क्या कहना चाह रहे हैं? पार्टी के मालिक सिर्फ उद्धव ठाकरे हैं, बाकी उनके नीचे जो काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो मालिक नहीं है पार्टी के। उद्धव जी जिधर जाएंगे पार्टी पूरी उधर जाएगी। पार्टी मतलब उद्धव ठाकरे। अरे भाई, कार्यकर्ता उद्धव जी के साथ हैं। अर्पिता जी, आप किस दुनिया में हैं? सर ये जो सर ये 40 तो नहीं है ना जो जीत कर आए हैं? टिकट किसने दिया था सर इनको? किसने टिकट दिया था? जीत के आए हैं ना, साथ छोड़कर चले गए ना सर। नाक के नीचे पता ही नहीं चला आप लोगों को। राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी ने टिकट दिया था। हाँ, तो टिकट जब तो उद्धव ठाकरे एक इंसान, बाकी उधर के खेमे में 40 हो गए सर। 15 और जोड़ लीजिए, टोटल 16। एक तरफ 16, दूसरी तरफ 40। अर्पिता जी, आप मुझे बताइए, आप कहना क्या चाहती हैं? मतलब आप चाहती हैं कि सर मैं क्या कहना, मेरा सवाल है। ताली बजाए हम लोग, क्या चाहते हैं आप? नहीं सर, ताली क्यों? आप क्यों ये नहीं कह रहे? आप चाहती क्या है? सर आप ये क्यों नहीं कह रहे? करना चाहती सर आप बहुत बढ़िया निर्णय हुआ है। एक सेकंड, राम राज्य है, मैं कुछ कहना नहीं चाहती। चुनाव आयोग की आरती उतारे, ऐसा कुछ मंशा है आपकी? नहीं, आरती मत उतारिए, लेकिन अपराध भी मत कहिए हुजूर। आप ये कह रहे हैं ये फैसला ही अपराध है। अगर टेस्ट ऑफ मेजोरिटी पर कोई फैसला हो रहा है तो आप उसको अपराध कैसे कह सकते हैं? और आप ये कैसे कह सकते हैं कि 40 लोग तय नहीं करेंगे? करना ही अपराध है। टेस्ट ऑफ मेजोरिटी इलीगल है। आप टेस्ट कर रहे हैं तो कार्यकर्ताओं की करिए, पदाधिकारियों की करिए। सर चुनाव आयोग के नियम को देखकर समझ कर आए कि नहीं आप? आनंद जी, देख कर आए। नियम वियम होता है ना, नियम के तहत हर चीज चलती है सर, किसी के आदेश पर तो नहीं चलती। नियम कैसे तय होते हैं सर? कार्यकर्ताओं से डोर टू डोर जाकर, एक सेकेंड सर, डोर टू डोर जाकर कार्यकर्ताओं से चुनाव आयोग बात नहीं करने वाला है। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिसको आप कह रहे हैं उद्धव ठाकरे ने टिकट दिया है, ये आपके ही प्रतिनिधि थे जो जीत कर आए हैं महाराज, है ना? तो अब इनके आधार पर ही तय होगा ना कि एक डोर टू डोर जाके हर शाखाओं में जाकर चुनाव आयोग वोट लेगा। आज अर्पिता जी ने सिद्ध कर दिया कि चुने हुए लोग मतलब पार्टी। अब पार्टी का महासचिव कोई मायने नहीं रखता, पार्टी का अध्यक्ष कोई मायने नहीं रखता, पार्टी का खजांची कोई मायने नहीं रखता। महासचिव क्यों बनाया जाता है? अध्यक्ष क्यों बनाया जाता है? संगठन को मजबूत करने के लिए। सर अगर संगठन ही टूट गया तो उस पदवी पे बैठकर क्या कर लीजिएगा? संगठन नहीं टूटा है अर्पिता जी, ये भ्रम है। ये भ्रम है कि आप ये मानने को तैयार नहीं है। राम कदम जी, एमएलए टूटे हैं, एमपी टूटे हैं, संगठन नहीं टूटा है। करोड़ों लोग आज भी साथ में हैं। ठीक है, लेकिन राम कदम जी सवाल तो आप लोग पर भी उठता है कि ये खेल तो पीछे, पर्दे के पीछे का खेल तो सब बीजेपी का ही है। आप नाराज हुए और आपने ठाना, ये आरोप लगता है, और आपने शिंदे के कंधे पर बाकायदा रखकर बंदूक चलाया और निशाने पर आपके थे उद्धव ठाकरे। देखिए, आपका सवाल पूछना वाजिबी है, पर कैबिनेट मंत्री क्यों छोड़ करके आएगा? कोई विधायक, ठीक है, विधायक को किसी दल ने बहकाया, वो समझ सकते हैं। कैबिनेट मंत्री छोड़ के आता है। एक संजय राउत तो ये कह रहे हैं सारे कि के सारे कैबिनेट मंत्री छोड़ करके जाते हैं। हर चीज में पैसे का खेल है ना 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 ना, ना सुनिए ना, वो कह रहे हैं शिवसेना से उसका नाम निशान छीनने के लिए 2000 करोड़ सर, या उद्धव गुटके, ये रकम कम नहीं है। 2000 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, लेन देन हुआ है। संजय राउत ये कह रहे हैं सर, और कह रहे हैं हर चीज पैसे से ही आप खरीद कर ले जाइएगा, तो कैसे बचाएंगे वो अपना संगठन? उद्धव गुट के नेताओं को इस प्रकार का आरोप करना उनकी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि बचे हुए विधायक भी अब श्रीमान एकनाथ शिंदे जी से बात कर रहे हैं, बचे हुए सांसद भी उनसे बात कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बड़े पैमाने पर भाजपा और अन्य दलों में जाने की उनकी बारी शुरू हो गई। मैं स्वयं 3 टर्म का विधायक हूं। आज मेरे विभाग के कई सारे उद्धव गुट के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने भाजपा में प्रवेश किया है। ये सब जगह पे महाराष्ट्र में हो रहा है। जिस समय चुनाव आयोग का फैसला आया, आप आज तक के कैमरामैन और पत्रकार से पूछिए, मातोश्री के बाहर कैमरामैन ज्यादा थे, कार्यकर्ता केवल 30 थे। और कल जिस सभा को संबोधित किया, कार पे खड़े रहकर बाला साहब की कॉपी करने की कोशिश की। आनंद जी, आप भी नहीं होंगे वहां पर। 300 लोग थे, 300। और मालिक ना एक मिनट, आप शांति से सुने, आप शांति से सुने। 300 लोग थे। और दूसरी बात, मालिक किसी दुकान का होता है, मालिक किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होता है, दल का मालिक नहीं होता। ये जो तुम्हारी विचारधारा और अहंकार है ना, इसी के कारण ये 40 लोग, मंत्री और सांसद और पूरे देश भर के अलग अलग प्रांतों के अध्यक्ष और सारे नीचे जमीनी कार्यकर्ता जो छोड़ के गया ना, ये दुकानदारी समझ करके 2.5 वर्षों से बाला साहब की विचारधारा जो आपने गिरवी रखी,
उससे क्रोधित होकर के ये लोग आए हैं। अब इसको आप पैसे से जोड़ोगे, ये आपकी राजनीतिक मजबूरी है। आप लोगों को इसलिए गुमराह कर रहे हो कि बच्चे लोग भी आपको छोड़ करके न जाए। पिछले 6 साल के दौरान 7 राज्यों में बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला चुकी है, जिसका आरोप विपक्ष लगाता है आप पर। तो जब इस तरीके से टूट डाला जाएगा और वो जो आरोप लगा रहे हैं कि विधायकों को रिजॉर्ट में बंद कर लिया जाता है, पैसे से उन्हें खरीदा जा रहा है, तो इसलिए हम जो आरोप है सर ये गंभीर हो जाते हैं। और ये महाराष्ट्र के खेल में भी सबको यही लग रहा है। नहीं, कहीं देखिए, अगर उनके पास कोई इसका प्रूफ है, कोई उनके पास उसकी कोई अगर वैलिड दलील है, जाए न्यायपालिका में, किसने रोका उन्हें? कोई उनके पास प्रूफ नहीं है। अपने ही लोगों को वे भ्रष्ट कह रहे हैं। यानी उनका जीवन में किस पर विश्वास है वो तो बताए। सांसद पे नहीं, मंत्री पे नहीं, विधायक पे नहीं, उनके जिलाध्यक्ष पे नहीं, कार्यकर्ता पे नहीं, यानी उनका विश्वास केवल खुद पर है। इतनी बड़ी संख्या, 80-90% संख्या एक ऑटो ड्राइवर, रिक्शा वाले से जिनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ और अपने कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली, जो जमीनी नेता है, एयर कंडीशन में बैठ करके बंगले से कभी बाहर उद्धव ठाकरे गए नहीं और वो उनके बारे में बोलेंगे? क्या नैतिक अधिकार है उनको? उद्धव ठाकरे पिछले 6 महीने में 600 बार बोल चुके हैं, मैं अब लोगों में जाऊंगा, मैं अब लोगों में जाऊंगा। कब गए लोगों में? मुख्यमंत्री थे, 5 बार मंत्रालय गए, उसमें से 3 बार लॉबी से कार में लौटे 2 मिनट के अंदर। लॉबी के अंदर तस्वीर लगी होती है, जयंती के दिन उसको पुष्पमाला चढ़ाने गए थे। मंत्रालय में केवल 20-20 मिनट के लिए 2 बार गए हैं। घर न छोड़ने वाला मुख्यमंत्री क्या देश में किसी अन्य प्रांतों में किसी ने देखा है? और भी विपक्षी सरकारें हैं, हमने कभी वहां पर आरोप नहीं किया। कैबिनेट मंत्री को मुख्यमंत्री नहीं मिलता, ऐसे कौन से प्रांत में किसी कार्यकर्ता की या विधायक की शिकायतें बताइए? ठीक है। कांग्रेस के मंत्री, राष्ट्रवादी के मंत्री, इनके अपने दल के मंत्री कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री मिलता नहीं। कैसे मिलेगा? घर के बाहर नहीं जाता और घर के भीतर किसी को नहीं बोला। क्योंकि ये बार-बार आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जवाब तो दीजिए। जवाब देता हूं, कि 2000 करोड़ का लेन देन हुआ। जवाब देता हूं, हमारे विधायकों को पैसे ऑफर कर रहे थे, तमाम आरोप बीजेपी पर लगते हैं। जवाब सुन लीजिए। नहीं, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, बड़ा अच्छा सवाल है। अन्य प्रांतों में अब धीरे धीरे देश देख रहा है कि हमारे देश को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले हैं। केवल प्रधानमंत्री नहीं है, विश्व नेता है। जिस व्यक्ति विशेष को सारी दुनिया प्यार कर रही है, सारी दुनिया उनके पीछे उन्हें फॉलो कर रही है, तो हमारे देश के विपक्ष के कोई नेता, कोई विधायक अगर उनसे प्यार करके भाजपा में आए तो उसमें आपत्ति क्या है? अब आने के बाद कांग्रेस हो या अन्य विपक्ष हो, उनके पास क्या दलील है इसके अलावा? लोटस कमल, ऑपरेशन कमल, ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये विचारधारा है, विचारधारा। और विचारधारा मां भारती को चुनाव लड़ने से पहले तो कांग्रेस पार्टी के साथ रहती है। मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देख लीजिए। 1 सेकेंड सर, चुनाव लड़ने से पहले वो जिनकी विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी हुई है, चुनाव जीतने के बाद ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसी कौन सी गुट्टी आप पिला देते हैं कि उनकी विचारधारा बीजेपी की हो जाती है? देखिए, जब आदमी सबसे, देखिए कभी भी जीवन में सबसे पहले आदमी क्रिटिक करता है, आलोचना करता है, आलोचना के बाद धीरे धीरे स्वीकार करता है, स्वीकार के बाद फेज आती है प्रशंसा की। अब जो आलोचना कर रहे थे, अब देख रहे हैं कि 9 साल से मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहा है, आगे जाकर की भी भाजपा ही सत्ता में रहने वाली है और ये लोगों के लिए हितों का काम कर रहे हैं। अब मतदाता मोदी जी और भाजपा के साथ जुड़ा है। ठीक है। तो कई जगह पे जो लोक प्रतिनिधि है दोबारा चुन के आना है, भाजपा के साथ जाएंगे, राहुल गांधी के चेहरे पे उनके परिवार वाले भी लोग वोट नहीं देंगे, ये वो स्वयं जानता है, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। और राजनेता देख लेते हैं कि हवा का रुख क्या है, और ये तो अब नया चलन है कि वो जीतने के बाद देखते हैं कि हवा के रुख किधर बह रहा है। लोटस कमल कहना ठीक नहीं है। ठीक है, आनंद जी जल्दी से अपनी बात रखिए। और राहुल जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? राहुल जी आप जोड़ दीजिए, साथ में फिर आनंद जी से जवाब ले लूंगी। ठीक है आनंद जी, 1 सेकंड, राहुल जी भी इस पे जोड़ दें क्योंकि आपके सामने बहुत सारे सवालों के तीर आएंगे। हाँ राहुल जी। हेलो, हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मतलब जो शरद पवार साहब के, वो बात कही, शरद पवार साहब ने डिसीजन, जो चुनाव आयोग ने फैसला दिया है, शरद पवार साहब ने एक 2 शब्दों में इनको सलाह दी है कि छोड़ दो और आगे की देखो।
मतलब पिछले 2.5 साल से उद्धव ठाकरे जो पवार साहब की सुन रहे थे, तो आज भी पवार साहब का ही सुनना चाहिए उन्होंने, लेकिन अभी पवार साहब की सलाह नहीं मानते हुए ये निर्वाचन आयोग के ऊपर बहुत बड़ा आरोप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दुबे साहब अभी तो पवार साहब की 2.5 साल से सुन रहे थे ना, अभी भी आगे सुनो उनकी, उन्होंने आपको सलाह दे दी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, जो संविधान का अपमान अभी उद्धव ठाकरे और उनके कार्यकर्ता और उनके नेता कर रहे हैं, संविधान के माध्यम से ही है जो संस्थाएं निर्माण हुई देश में, उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगाने का काम उद्धव ठाकरे गुट यहां पे कर रहा है। महाराष्ट्र की नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। देश में जितने राज्य है उसमें से तो आधे राज्य प्रमुख एकनाथ शिंदे साहब के साथ जुट गए। महाराष्ट्र में बहुत 36 जिले हैं, उसमें से तो 25 जिला प्रमुख एकनाथ शिंदे साहब के साथ जुट गए। पार्षद रहने दो, झड़पी सदस्य रहने दो, जो कार्यकर्ता है, नगर प्रमुख रहते हो, शहर प्रमुख या तालुका प्रमुख, ये शिंदे साहब के साथ जुटा है। मतलब कुछ ना कुछ निर्वाचन आयोग ने देखा रहेगा ना। मैं ये बात कहता हूं कि संजय राउत जी ने जो बयान किया है 2000 करोड़ का, मैं मांग करता हूं कि संजय राउत के ऊपर कार्रवाई इस देश में होनी चाहिए। जो निर्वाचन आयोग के फैसले के ऊपर 2000 करोड़ का सीधा सीधा आरोप करता है, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब आने वाली पीढ़ी को आनंद जी, मेरा 2-3 सवाल इस पर है। पहला तो ये जो ये बड़ी बात है 2000 करोड़ का जो लेन देन की बात आप कह रहे हैं, उसका कोई आधार है या सिर्फ कहने के लिए आपने कह दिया? और इतनी बड़ी बात एक पार्टी, एक गुट के तौर पर, अभी तो मैं गुटी कहूंगी, एक गुट के तौर पर कहना क्या आपको लगता है कि ठीक है? दूसरा, क्या बिना आप शिवसेना के नाम निशान के चुनाव में आप नहीं जीत सकते हैं? इस बात का डर है? देखिए, ऐसा है कि शिवसेना पार्टी हमारी जान है। बाला साहब ठाकरे जी ने पार्टी बनाई, अपने पसीने से उसको सींचा, उद्धव ठाकरे जी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दुख तो होता है जब कोई घर पे डाका डालता है और डाका डालने के बाद सीना जोरी करता है, तब तो और तकलीफ होती है। लेकिन कोई बात नहीं, अब नया चुनाव चिन्ह मिलेगा, नया पार्टी का नाम मिलेगा, उसको आगे बढ़ाएंगे। वो तो हम करेंगे, जैसे जैसे समय बीतेगा हम अच्छी स्थिति में आते जाएंगे, वो बात नहीं है। रही दूसरी बात, संजय राउत साहब ने जो आरोप लगाए हैं, सर मैं बस एक चीज आपसे कह देना चाह रही हूँ आनंद जी, नेक्स्ट टाइम अभी जब आगे आप नई पार्टी बना रहे हैं, नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो घर में डाका ना पड़े, पहले से ताला वाला लगा कर रखिएगा महाराज। अरे भाई, तो ऐसे लोगों को विश्वास करते हैं कि जो अपना भाई बनाते हैं, कैबिनेट मंत्री बनाते हैं, लोगों को कहां से उठाकर कहां पहुंचाते हैं। अगर वही सब पीठ पे छुरा भोंकेंगे तो इसके लिए कोई मशीन नहीं आई है पिताजी भारत में। तो फिर आगे कैसे आप अपने इस गुट को एक पार्टी के तौर पर भव्य कैसे बनाएंगे, जब अगर ऐसे ही लोग आपके साथ मान लीजिए फिर कोई भरोसा नहीं, फिर आप जीत कर आए, फिर आपके चले गए, तो आपको ना चुनाव आयोग पे भरोसा है, ना उन नेताओं पर जिनको आप ही टिकट देंगे, चुनाव लड़वाएंगे, उन पर भी महाराज आपको भरोसा नहीं है। किस पर करिएगा भरोसा? उद्धव ठाकरे अकेले नहीं पार्टी आपकी पूरी जिता सकते हैं ना। मैं वही कह रहा हूँ अर्पिता जी की देश की जनता ये सब देख रही है। जब कभी चुनाव होंगे, जनता की अदालत में हम जाएंगे, अपनी व्यथा बताएंगे, अपनी बात बताएंगे, तो जनता जरूर हमें साथ देगी, क्योंकि पब्लिक सब देख रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज सामने कोई चुनाव नहीं है, तो हम सिर्फ अपनी बात ही कह सकते हैं। जब कभी चुनाव होगा तब समझ में आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। जो हमारे गृह मंत्री जी पुणे में कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, अभी आधा ही किया, अभी तो पूरी दूध का दूध पानी का पानी होते रहे। अच्छा, आगे की रणनीति ठीक है आनंद जी, जल्दी से, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, मैं जल्दी से आगे की रणनीति आपकी गुट की समझना चाह रही हूँ। क्या आपकी आगे की रणनीति रहने वाली? आगे की रणनीति यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम अपनी पूरी बात कहेंगे, हम पर जो अन्याय हो रहा है उससे सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय देवता है, भारत के सबसे बड़े न्याय देवता है, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। और जो कुछ अनैतिक काम इस संस्था ने किया है उनको दोषी भी ठहराने का काम करेंगे। लेकिन आनंद जी, मैं एक चीज और, क्योंकि चुनाव आयोग का फैसला है उस पर आपको भरोसा नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला आता है उस पर तो भरोसा करेंगे ना? सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूर्ण विश्वास है। उस पर है, चलिए किसी पर तो भरोसा है, ये बहुत बढ़िया है, किसी पर तो भरोसा रख रहे हैं आप। चलिए ब्रिजमोहन जी, सुप्रीम कोर्ट पे कोई ठीक है, जल्दी जी। अर्पिता जी, अभी राहुल जी ने आदरणीय शरद पवार जी जल्दी हाँ, तो आदरणीय शरद पवार जी ने कोर्ट जाने से शिवसेना को नहीं रोका है, उन्होंने राजनीतिक एक सलाह दी है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उन्होंने कोर्ट जाने से रोका है। राहुल जी जल्दी से राम कदम जी में 30 सेकंड बस, ठीक है राहुल जी। मैं दुबे साहब से यही कहना चाहता हूं, दुबे साहब थोड़ा चेहरे का आनंद बचा के रखे अभी तक आपके आनंद दुबे साहब। जो अभी एंकर मैडम जी ने कहा
कि अभी आप निर्वाचन आयोग के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने कहा हमारा न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है, न्याय व्यवस्था जो न्याय देगी हम वो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपने कल भी आरोप लगाया था कि बाबा रमन्ना जब जस्टिस थे तब उन्होंने कहा था निर्वाचन आयोग के पास नहीं जाना, जब सुप्रीम कोर्ट का निकाल लेगा फैसला आएगा तो उसके बाद अगर निर्वाचन आयोग फैसला देगा चलेगा। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी संदेह कल लगा रहे थे। ये पहला स्पष्ट कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जो निकाल देगा, जो फैसला सुनाए। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही है, वक्त इतनी की ही इजाजत देता है, लेकिन अब ये पूरा मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के चौखट में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी चुनाव आयोग ने जो अपना फैसला दिया वो तो शिंदे गुट की तरफ जाता हुआ और पार्टी शिवसेना उनको मिलती हुई। लेकिन अब क्या कोई बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आ सकता है और इस फैसले से कितना असर महाराष्ट्र की सियासत में होगा, इस पर भी रहेगी नजर।